क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की समस्याओं की असल वजह ये न हो कि वो उन पर पर्याप्त गहराई से सोच नहीं पा रहा है? मतलब क्या पता असली कारण ये हो कि वो सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। है ना? एक बेहद शानदार और हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की कल्पना कीजिए। एक ऐसी कार जिसका इंजन कुछ ही सेकंड में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। अच्छा। लेकिन मान लीजिए कि उस कार को न्यूट्रल गियर में डालकर एक्सेलरेटर पर किसी ने ईंट रख दी है। अरे बाप रे। हाँ, इंजन पूरी ताकत से धाड़ रहा है और ईंधन बेतहाशा जल रहा है। मशीनरी अंदर से भयानक रूप से गर्म हो रही है, लेकिन वो कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब वो सिर्फ अपनी ही ऊर्जा से खुद को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है उस चीज का जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, मास्टरिंग द माइंड फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, वो कुछ इसी तरह की तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे इंसानी दिमाग, जो कि सबसे शक्तिशाली हथियार है, अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हम समझेंगे कि इस शोर शराबे से भरे दिमाग को शांत करके वापस स्पष्टता या क्लैरिटी कैसे हासिल की जा सकती है। ये स्पोर्ट्स कार का उदाहरण बहुत ही अच्छे तरीके से उस स्थिति को दर्शाता है जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव ओवरलोड या अत्यधिक मानसिक भार कहा जाता है। अत्यधिक मानसिक। हाँ, आज के दौर में जब हर कोई ओवरथिंकिंग या दिमागी थकान का शिकार है, ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो बिना उलझे तेजी से सही निर्णय लेना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि उनका मन स्वाभाविक रूप से ही अशांत है, जैसे कि ये कोई पैदाइशी चीज हो। हाँ, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस स्रोत सामग्री एक बहुत ही अलग और कड़वा सच पेश करती है। सच तो यह है कि ये अशांति कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है। अच्छा। हमने कभी अपने दिमाग को शांत रहने का मौका ही नहीं दिया है, जिसके लिए उसे असल में डिजाइन किया गया था। तो ये दिमाग अशांत होता क्यों है? मतलब बुनियादी सवाल तो यही है ना? बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमारे पूर्वजों का दिमाग खतरों को पहचानने के लिए बना था। लेकिन आज के समय में हर छोटी बात दिमाग के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। जैसे हमारा दिमाग एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह हो गया है जिसमें एक साथ 50 ऐप खुले हुए हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब उसमें फेसबुक भी चल रहा है, न्यूज़ भी चल रही है, लोगों की बातें भी हैं और बेकार की चिंताएं भी खुली हुई हैं। ऐसे में बैटरी का खत्म होना और सिस्टम का हैंग होना तो तय है ना? बिल्कुल तय है। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जबकि गलती हम खुद कर रहे हैं। सही कहा। स्रोत सामग्री सीधे इसी बात को उठाती है कि हम लगातार दिमाग में कुछ न कुछ भरते रहते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जहां शोर होता है वहां स्पष्टता नहीं होती। जहां शोर है वहां स्पष्टता नहीं है। और जहां स्पष्टता नहीं होती वहां सफलता नहीं होती है। जब दिमाग में एक साथ बहुत सारी सूचनाएं आती हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो काम करना बंद कर देता है। ओहो, तो मतलब हमारा लॉजिक वाला हिस्सा शट डाउन हो जाता है। बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। ऊर्जा का सारा प्रवाह वहां से हटकर दिमाग के सबसे पुराने हिस्से अमिगडाला की ओर चला जाता है। और अमिगडाला केवल एक ही भाषा समझता है, जीवन रक्षा या सर्वाइवल। तो वो हर चीज को खतरे के रूप में प्रोसेस करने लगता है ना? बिल्कुल। हाँ, जब दिमाग को लगता है कि वो किसी हमले के बीच में है तो वो बारीकियों को समझना बंद कर देता है। वो सही और गलत, जरूरी और गैर जरूरी के बीच का अंतर पूरी तरह भूल जाता है। मतलब एक शांत दिमाग पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन शोर से भरा दिमाग केवल एक अंधी प्रतिक्रिया देता है। एग्जैक्टली। शोर असल में निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देता है। वो प्राथमिकताओं को तय करने वाले पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लेता है। तो इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि इंसान अपनी समस्याओं को कैसे देखता है। बिल्कुल। जब स्पष्टता नहीं होती तो एक छोटी सी चुनौती भी एक विशाल पहाड़ जैसी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लिया हो। हाँ, वो आवर्धक लेंस जो हर छोटी मुश्किल को कई गुना बड़ा करके दिखाता है। इसके पीछे इवोल्यूशन या विकासवाद का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? देखिए, विकासवाद ने इंसानी दिमाग को सबसे बुरे परिदृश्य या वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करने के लिए प्रोग्राम किया है।
अगर कोई आदिमानव किसी झाड़ी को हिलता हुआ देखता था तो उसका दिमाग ये मान लेता था कि वहां कोई शेर है। हाँ, क्योंकि अगर वहाँ शेर नहीं भी होता जी तो वे भाग जाने में कोई नुकसान तो था नहीं, जी जान तो बच ही जाती। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में ये सर्वाइवल मैकेनिज्म एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। स्रोत के अनुसार किसी भी समस्या का असली आकार अक्सर केवल 10% होता है। वेट, सिर्फ 10%? हाँ, केवल 10%। बाकी का 90% हिस्सा वो मानसिक सिमुलेशन होता है जो दिमाग खुद खड़ी करता है। जैसे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या अगर ये योजना विफल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, यही सब। ये 90% का काल्पनिक हिस्सा ही है जो किसी भी इंसान को अंदर से खा जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक व्यवहारिक सवाल पूछना चाहूँगी। ये कहना या पढ़ना बहुत आसान लगता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया करना या रिएक्ट करना बंद कर दें। सही बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में किसी वास्तविक संकट के बीच में फंसा हुआ है तो वो हर विचार को पकड़ना कैसे छोड़ सकता है? क्या ये कहना कि जाने दो एक तरह से सच्चाई से भागना नहीं है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और स्रोत सामग्री इसका सामना बहुत ही गहराई से करती है। अच्छा। जब स्रोत कहता है कि जो छोड़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है, तो इसका मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसे एक बहुत ही अच्छे भौतिक उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने हाथ में पानी से भरा एक साधारण ग्लास पकड़ा हुआ है। ठीक है। अगर वो इसे 1 मिनट तक पकड़ता है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो उसी ग्लास को लगातार 24 घंटे तक पकड़े रहें तो क्या होगा? उसका पूरा हाथ सुन्न हो जाएगा और उसे भयानक दर्द सहना पड़ेगा। बिल्कुल। ग्लास का वजन नहीं बदला, पानी की मात्रा नहीं बदली, लेकिन इसे लगातार पकड़े रहने की जिद ने उस इंसान को पंगु बना दिया। समस्याओं के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। समस्या के बारे में 24 घंटे सोचते रहने से समस्या हल नहीं होती है, बल्कि इंसान उस समस्या को हल करने की क्षमता ही खो देता है। मतलब यहाँ छोड़ने का अर्थ है उस मानसिक गिलास को कुछ देर के लिए नीचे रख देना ताकि ऊर्जा वापस आ सके। एग्जैक्टली। ताकि आप उस समस्या का सही तरीके से सामना कर सकें। जाने देना कोई हार नहीं है, बल्कि ये मानसिक ऊर्जा को बचाने की एक बहुत जरूरी रणनीति है। चस्प हो जाती है। बिल्कुल। अगर दिमाग को शांत और तेज बनाना है तो ठोस कदम क्या होने चाहिए? स्रोत सामग्री में इस मानसिक स्पष्टता को हासिल करने के लिए 3 बहुत ही व्यावहारिक बदलावों या नियमों का उल्लेख किया गया है। हाँ, ये तीनों नियम बहुत ही कारगर हैं। इनमें से पहला नियम है खामोशी। हर दिन कुछ समय बिना फोन और बिना बातचीत के खुद के साथ बिताना। खामोशी का ये नियम केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सक्रिय मानसिक अवस्था है। अच्छा, ये सक्रिय कैसे है? लोग तो इसे खालीपन मानते हैं। आज के समाज में हर समय किसी न किसी चीज से जुड़े रहना एक जरूरत बन गया है ना? जब कोई बाहरी उत्तेजना या स्टिमुलेशन नहीं होता तो इंसान अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता है। हाँ, लोग तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन न्यूरोसाइंस के अनुसार खामोशी दिमाग के लिए एक रीसेट प्रक्रिया की तरह काम करती है। रीसेट प्रक्रिया। हाँ, जब बाहर से कोई नई जानकारी नहीं आ रही होती है तो दिमाग का एक खास नेटवर्क सक्रिय होता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? हाँ। ये क्या करता है? ये नेटवर्क तभी काम करता है जब इंसान कुछ भी नया नहीं सीख रहा होता है। इसका काम है दिन भर की बिखरी हुई जानकारी को समेटना, पुरानी यादों को नए अनुभवों के साथ जोड़ना और उन सूचनाओं को हटाना जिनकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये दिमाग की साफ सफाई करता है। बिल्कुल। अगर इंसान कभी खामोश बैठता ही नहीं है तो ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कभी चालू ही नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि खामोशी कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब दिमाग अपनी आंतरिक फाइलिंग कैबिनेट को व्यवस्थित कर रहा होता है। सही कहा। अगर वो फाइलिंग का काम नहीं होगा तो जानकारी बस इधर उधर बिखरी रहेगी। अब अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो वो है चयनित जानकारी या फिल्टर्ड इनपुट। ये मेरा पसंदीदा नियम है। स्रोत कहता है कि दिमाग में सिर्फ जरूरी चीजें भरना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कूड़ा या जंक फूड नहीं खाते, वैसे ही हर चीज देखना और सुनना दिमागी स्वास्थ्य के लिए जंक फूड की तरह है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज के समय को अटेंशन इकोनॉमी या ध्यान की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सब हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। हाँ, हर विज्ञापन, हर न्यूज नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया पोस्ट का मुख्य लक्ष्य सिर्फ इंसान का ध्यान खींचना है। हमारी मानसिक ऊर्जा कोई असीमित खजाना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अनावश्यक जानकारी दिमाग को कमजोर बनाती है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही दुनिया भर की नकारात्मक खबरें अपने दिमाग में डाल लेता है तो वो अपनी फैसला लेने की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उसी वक्त खर्च कर देता है। ये तो बहुत ही डरावना सच है ना?
इस बेकार की जानकारी को प्रोसेस करने में दिमाग की जो ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा उस व्यक्ति को अपने जीवन के जरूरी काम करने के लिए मिलती ही नहीं है। इसीलिए ये चुनाव करना बहुत जरूरी है कि किस जानकारी को दिमाग के अंदर जाने देना है। बिल्कुल, स्पष्टता हासिल करने का यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो कि शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किए जाने वाला पहलू है, शारीरिक गतिशीलता। हाँ, फिजिकल मूवमेंट। स्रोत स्पष्ट कहता है कि जो इंसान चलता है उसका दिमाग भी चलता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि तेज दिमाग किस्मत से नहीं मिलता, ये रोज की आदतों से बनता है। शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को अलग मानना एक बहुत बड़ी भूल है। तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन असल में काम कैसे करता है? अगर मानव विकास के इतिहास को देखें तो हम इंसान मूल रूप से शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने वाले प्राणी रहे हैं। हमारा दिमाग लगातार चलते हुए और नई जगहों को एक्सप्लोर करते हुए विकसित हुआ है। तो मतलब हम कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान एक ही कुर्सी पर घंटों तक बिना हिले बैठा रहता है तो शरीर को लगता है कि अब ऊर्जा की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी प्रणाली को धीमा कर देता है। अच्छा। रक्त संचार कम हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन पर पड़ता है। और इसीलिए हमें नींद आने लगती है या हम फोकस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। जब इंसान चलता है या शारीरिक रूप से सक्रिय होता है तो हृदय गति बढ़ती है। इससे न केवल रक्त संचार तेज होता है, बल्कि दिमाग में कुछ विशेष प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। ओहो। जो नए न्यूरॉन्स को जन्म देते हैं। हाँ। और दिमागी धुंध या ब्रेन फॉग को साफ करते हैं। शरीर का रुक जाना और विचारों का एक ही जगह पर अटक जाना, ये दोनों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। मतलब शारीरिक गतिशीलता एक तरह से दिमाग को ये संकेत देती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे रुके हुए विचार भी प्रवाहित होने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक शांत दिमाग कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने खामोशी, चयनित जानकारी और शारीरिक गतिशीलता पर बात की। कोई बात वो है। स्रोत सामग्री अंत में एक ऐसा सवाल सामने रखती है जो मुझे लगता है हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? क्या हम अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं या पूरी जिंदगी उसके पीछे भागते रहना चाहते हैं? क्योंकि बड़ा बदलाव किसी बड़े मौके का मोहताज नहीं होता, बल्कि आज लिए गए एक सही फैसले से आता है। बिल्कुल, ये फैसला कि हमें अब इस मानसिक ट्रैफिक जाम में और नहीं फंसना है। सही बात है। लेकिन इन सारी बातों के आधार पर एक ऐसा विचार भी उभरता है जो स्रोत से ही प्रेरित है, लेकिन एक नई और थोड़ी असहज करने वाली दिशा देता है। अच्छा, वो कैसा विचार है? हमने बात की कि खामोशी दिमाग को रीसेट करती है और हमें बाहरी शोर से दूर ले जाती है। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम असल में बाहरी शोर से थक गए हैं या हम अपनी अंदर की खामोशी से डरते हैं? वेट, ये बहुत ही गहरा सवाल है। अंदर की खामोशी से डरना। हाँ, क्योंकि जब बाहर का शोर पूरी तरह बंद हो जाता है, जब स्क्रीन पर कोई नई नोटिफिकेशन नहीं होती और कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है, तब एक अजीब घटना घटती है। क्या होता है तब? उस सन्नाटे में इंसान को अपनी ही वे आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिन्हें वो बरसों से दबाता आ रहा है। वे पुराने डर, वे अनुत्तरित सवाल जिनका सामना करने से वो हमेशा बचता रहा है। बाप रे, ये तो सच में डरावना हो सकता है। वे सब उस खामोशी में सतह पर आ जाती हैं। शायद इसीलिए हम अनजाने में ही सही, लेकिन लगातार अपने दिमाग को व्यस्त रखना चाहते हैं, ताकि हमें खुद से बात ना करनी पड़े। एग्जैक्टली। ये बाहरी शोर कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सावधानी से चुनी गई ढाल है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। अगली बार जब आप अपना फोन बिना वजह उठाएं तो खुद से पूछिएगा कि आप किस चीज को देखने जा रहे हैं या किस चीज से भाग रहे हैं। बिल्कुल, यही वो अंतिम उत्तेजक विचार है जो मैं छोड़ना चाहता था। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो मन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। हम किस चीज से भाग रहे हैं? हाँ, उस बेकाबू इंजन वाली स्पोर्ट्स कार को न्यूट्रल गियर और ट्रैफिक जैम से बाहर निकालकर एक खुले हाईवे पर लाने का समय आ गया है। इस सफर और इस गहरी वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। इस चर्चा का उद्देश्य बस इतना ही था कि ये विचारों के उस अनंत ट्रैफिक जैम को थोड़ा तो कम कर सके। उम्मीद है कि आपको कुछ स्पष्टता जरूर मिली होगी।